Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 12th SPCC from Part 2, Chapter number 2, Transfer and Transmission of a Share. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 4 of the chapter. So student, without wasting the time, let us have a short summarization of the topic that we have seen on the previous video. So previously we have discussed about the procedure of the physical share transfer. So we have seen the provision. After that we have discussed about the procedure. हमने provision के बाद जो है procedure देखा. Procedure की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर अलग होता है और डीमटेरियलाइजेशन शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर अलग होता है. बट फिजिकल शेयर ट्रांसफर के प्रोसीजर में भी दो टाइप का प्रोसीजर देखा जाता है. फर्स्ट वन इज टोटल शेयर ट्रांसफर एंड सेकेंड वन इज पार्शियल शेयर ट्रांसफर. सो टोटल शेयर ट्रांसफर के अंदर हमने 9 पॉइंट्स के बारे में देखा, जो कि पार्शियल में सिर्फ एक चेंज होता है, उसके बाद सेम 9 पोर्शन को हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, तब जाके शेयर ट्रांसफर इजीली हो पाता है. सो व्हाट आर दैट, लेट अस सी दैट एंड अंडरस्टैंड इन अ वेरी डेप्थ मैनर. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जब भी अपना टोटल शेयर को किसी को ट्रांसफर करना है तो जो सेलर होता है, जैसे कि अगर मैं अपना शेयर किसी को सेल करना चाहूं या गिफ्ट में भी देना चाहूं तो उसका कोई ये नहीं, सबसे पहले मुझे शेयर ट्रांसफर का फॉर्म लेना पड़ेगा, जिसे ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है. अब ये मुझे कहाँ मिलेगा, तो ये मुझे जो है कंपनी रजिस्ट्रार के पास या रजिस्टर्ड कंपनी का जो ऑफिस होता है वहां पे सील किया हुआ फॉर्म मुझे मिलेगा. नेक्स्ट है फिलिंग अप द फॉर्म विद द नेसेसरी डिटेल्स. सेकेंड, जैसे ही मैंने फॉर्म लिया उसके बाद बायर और सेलर, उनका नेम, एड्रेस, कंपनी का नेम, उनका एड्रेस और कितना शेयर है, उसका मार्केट वैल्यू है और कितना शेयर सर्टिफिकेट उसके बिहाफ में देखा गया, ये सारी पोर्शन को डिटेल में उसके अंदर फिल करना. उसका क्या स्टैंप ड्यूटी होगा वो डिटेल फिल करना और उसके साथ साथ एक विटनेस का भी उसमें सिग्नेचर चाहिए. विटनेस का नाम, एड्रेस और उसका बिजनेस क्या, ये पोर्शन हमें उसके पोर्शन फिलिंग अप द फॉर्म में करना पड़ता है. अब हमने फॉर्म ले लिया, भर दिया, तो थर्ड पोर्शन आता है उसको सबमिशन करवाना. सबमिशन ऑफ द शेयर ट्रांसफर फॉर्म. जो हमने फॉर्म लिया है उस फॉर्म को ले जाके हमें कंपनी, जो रिस्पेक्टेड कंपनी है, वहां जाके उसको सबमिट करवाना पड़ता है. अब ये डायरेक्टली आप भी जाके कर सकते हो या अगर आपने कोई इंटरमीडिएट या ब्रोकर रखा है तो उसके थ्रू भी ये पोर्शन आप करवा सकते हो. तो आपको ले जाना है फॉर्म को और उसको सबमिट करवाना है. साथ में आपको शेयर अलॉटमेंट का जो लेटर दिया गया है वो लेटर सबमिट करना है, या तो शेयर सर्टिफिकेट्स हो तो शेयर सर्टिफिकेट्स भी उसके साथ आपको अटैच कर देना है. फोर्थ पोर्शन, जैसे ही आपने शेयर को सबमिट करवाया रिस्पेक्टेड कंपनी के पास, अगर उनसे खो जाता है या आपसे कोई गलती हुई तो कैसे पता चलेगा आपने कब सबमिट किया, कितने बजे, क्या नहीं. इसीलिए एज एविडेंस के प्रूफ के आपने उनको सबमिट किया, सामने से कंपनी के साइड से आपको रिसिप्ट दिया जाएगा कि इस सेलर के पास से हमने शेयर सर्टिफिकेट, शेयर अलॉटमेंट लेटर और इतने नंबर्स ऑफ शेयर्स को लिया है ट्रांसफर करने के लिए. ऐसा एक रिसिप्ट जो है, जो भी एप्लीकेंट है उसको दिया जाता है. जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है शेयर ट्रांसफर का, उसका रिसिप्ट देने के बाद सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी इशूइंग अ नोटिस. नोटिस किसको, तो नोटिस सेलर और बायर को, दोनों को, कि इस तरीके से एक एप्लीकेशन हमारे पास आया है, क्या आप अपना शेयर सेल करना चाहते हो और क्या आप ये शेयर खरीदना चाहते हो. ऐसे वेरीफाई करने के बाद नोटिस इशू किया जाता है. वंस वेरिफिकेशन और नोटिस हो जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो शेयर ट्रांसफर वहीं बंद हो जाता है. अगर कोई ऑब्जेक्शन दोनों पार्टी को नहीं होता है और नो ऑब्जेक्शन लेटर उनको पास किया जाता है, तो उसके बाद सबसे पहले शेयर ट्रांसफर की जो रजिस्ट्रार होता है उसके अंदर इन लोगों का नाम रजिस्टर किया जाता है, जो पोर्शन नंबर 6 में देखा जाता है, यानी रजिस्टरिंग
डिटेलिंग इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। तो उसके अंदर दोनों सेलर और बायर दोनों का नाम और कितने नंबर ऑफ शेयर को ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया ये रजिस्टर किया जाता है। वंस रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, यानी एक बोर्ड मीटिंग बिठाया जाता है, कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग करवाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। वहां पे बोला जाता है कि इस तरीके से शेयर ट्रांसफर का रिक्वेस्ट आया और ये फॉर्म आया, तो इसके रिलेटेड एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए। तो वो रिजोल्यूशन पास करने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो पोर्शन ऑफ डिसीजन होगा उस रिस्पेक्टिव डिसीजन के साथ जो पोर्शन ऑफ सेक्रेटरी है व्हाट शी और ही विल डू, तो वो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेम का यानी रजिस्टर द मेंबर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबरशिप। सो उनका जो शेयर होल्डर का मेंबरशिप रजिस्टर होगा उसके अंदर ये जो ट्रांसफर का नाम है, ओल्ड जो शेयर होल्डर है उसका नाम हटा के न्यू शेयर होल्डर का नाम उसमें डाला जाता है। यानी कि यहाँ पे शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर शुरू भी हो गया और रिजोल्यूशन के हिसाब से नेम भी ट्रांसफर हो जाता है। वंस द नेम इज ट्रांसफर्ड, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। लास्ट यानी 9th पॉइंट, व्हाट इज दैट, इशूइंग द न्यू शेयर सर्टिफिकेट और द ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर। वंस जैसे ही जो है रजिस्टर ऑफ द बुक में नाम नए ओनर का चढ़ जाता है, उसके बाद जो शेयर सर्टिफिकेट उसने लिया है सेक्रेटरी ने किसी के पास से, ओल्ड शेयर होल्डर के पास, उसमें पीछे के साइड जहाँ नाम लिखने का कॉलम होता है, जहाँ पे अगर आप शेयर ट्रांसफर करते हो तो ऑलरेडी वहां कॉलम दिया जाता है कि आप एक ओनर का नाम हटा के दूसरा ओनर पीछे लिख पाओ। उस जगह पे कंपनी सेक्रेटरी रिजोल्यूशन के हिसाब से नाम चेंज करके नए ओनर के पास उस शेयर सर्टिफिकेट को इशू कर देते। बट अगर वहां पे जगह नहीं है, लिमिटेड जगह होता है, अगर वो भर गया तो नया शेयर सर्टिफिकेट उनको देना पड़ता है। यहां खत्म होता है टोटल शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर। ये 9 प्रोसीजर में ये पोर्शन देखा जाता है। इफ द क्वेश्चन इज अगर टोटल नहीं करना हो, पार्शियली करना हो, तो पार्शियल में सिर्फ इतना एक चेंज है कि जब भी हम पार्शियल शेयर को ट्रांसफर करना चाहे तो सबसे पहले जो सेलर है उसको कंपनी सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि उसके पास एग्जांपल 100 शेयर्स है, उस 100 शेयर्स में से वो 25 शेयर्स बेचना चाहता है, इसीलिए उसका शेयर स्प्लिट करके दिया जाए, यानी टुकड़े करके दिया जाए। 100 का जो उसके पास सर्टिफिकेट है वो लेके 75 का सर्टिफिकेट और 25 का सर्टिफिकेट ऐसे 2 अलग सर्टिफिकेट करके दिया जाए उसी के नाम पे। क्यों? क्योंकि उसको 25 शेयर्स बेचना है, अभी तो उसका है बट उसको बेचना है। सो वंस वो शेयर स्प्लिट होके जब रिक्वेस्ट के हिसाब से इनको मिल जाता है ओनर को, शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर क्या करेगा, जो पोर्शन बेचना चाहता है उस पोर्शन का शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर जो ऊपर हमने 9 पॉइंट देखा उसी 9 पॉइंट को रिपीट करता है। तो बाकी का 75 का तो क्या, तो वो अपने नाम पे अपने पास ही रखता है, वो कंपनी के पास नहीं जाता है। क्योंकि मेरे पास अगर 100 चॉकलेट्स है, आप स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट के हिसाब से बताओ ना, अगर मेरे पास 100 चॉकलेट है उसमें से मैं 10 किसी को देना चाहूं और एक बड़ा चॉकलेट ही है, ठीक है, 100 का पैकेट है, तो सबसे पहले मैं पैकेट को तोड़ूंगी, तो उसे बोला जाता है स्प्लिट करना। स्प्लिट करने के पास 10 चॉकलेट लेके मैं उसको दे दूंगी और पैसे ले लूंगी, बाकी का जो 90 चॉकलेट है वो मेरे पास मेरे हक में रहेगा। तो इस तरीके से आपको पार्शियल शेयर ट्रांसफर के लिए सबसे पहले फ्लिट करना पड़ेगा, उसके बाद जो ऊपर का पोर्शन है उसी पोर्शन को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। सो यहाँ तक का पोर्शन हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी डेप्थ मैनर इन द फर्दर वीडियो in a very detailed portion. So students, now let us move on with the today's portion. Today we are going to see the procedure for transfer of dematerialized shares. So dematerialized share का कैसे प्रोसीजर में देखा जाता है. So I am going to read it out, listen it out carefully. A shareholder may keep his shares in physical form, but according to new provision, he cannot sell his share in physical form. If he want to sell his share, he has to go for dematerialized process. सबसे पहले एक शेयर होल्डर के पास आज भी फिजिकल फॉर्म में शेयर वो रख सकता है, बट नया जो प्रोविजन देखा गया है कंपनी एक्ट के हिसाब से और SEBI के रूल्स के हिसाब से, तो वो उस फिजिकल फॉर्म के शेयर को डायरेक्टली बेच नहीं सकता। तो उसके लिए अगर उसको शेयर्स बेचना है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसे उस शेयर को डीमटेरियलाइज, यानी सबसे पहले उसे कहीं ना कहीं उसको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो किस तरीके से ट्रांसफर करवाना पड़ेगा और कैसे ट्रांसफर करना है, लेट अस सी दैट in the further portion. Demat share means to convert physical share into the electronic form in a specific way. The investor has to open a demat account
with a depository participant. In India, as a depository participant, National Securities Depository Limited (NSDL) or Central Depository Service Limited (CDSL) are functioning as an agent for deposit caretaker. On behalf of this institution, PSU banks or private banks and other financial institutions open Demat account. After opening this account, the said institution provides an instruction slip to account holder. It is used by the account holder for purchase or sales of security. Image of an instruction slip is on next page. The company can observe its shareholders and their holdings on website provided by NSDL CSDL. However, the company cannot make any changes in it. So सबसे पहले डीमेट शेयर्स का मतलब जो भी फिजिकल शेयर है, यानी जो फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास होता है, उसे जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्पेसिफिक वे में इलेक्ट्रॉनिक वे में जब उसको टर्न अप किया जाता है, जैसे अगर हमारे पास हार्ड कॉपी है लेटर का, हम उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी पे रख लेते हैं, तो हमने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया। उसी तरीके से डीमेट में भी फिजिकल फॉर्म्स को, मैंने ऐसा नहीं बोला कि स्कैन करके आ जाता होगा, बट उसका इलेक्ट्रॉनिक की जगह फिजिकल की जगह इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास वो पोर्शन अवेलेबल होता है, उसे डीमेट बोला जाता है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है उसे एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। इंडिया के अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL। सो NSDL और CDSL इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग एजेंट के रूप में केयर टेकर, यहाँ पे एज अ शेयर होल्डर के बिहाफ में केयर टेकर के रूप में ये काम करते हैं। सो इंस्टीट्यूशन के बिहाफ में PSU बैंक और प्राइवेट बैंक और इवन बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है डीमेट अकाउंट ओपन करके देता है। इवन जो अकाउंट होल्डर होता है उसके पास ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है, तो ये इंस्टीट्यूशन उन्हें एक स्लिप भी प्रोवाइड करके देता है। स्लिप इन द सेंस वहाँ पे उसको बता दिया जाता है कि उसको क्या करना है और किस तरीके से पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी को एज ए इंस्ट्रक्शन स्लिप उसके पास रख सकता है। इवन यहाँ पे अकाउंट होल्डर शेयर्स को परचेज और सेल करने के लिए सिक्योरिटीज को कैसे डीलअप करता है, उसका एक पोर्शन जो है इंस्ट्रक्शन स्लिप में देखा जाता है। सो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन स्लिप जो हम डिटेल में देख सकते हैं वो नेक्स्ट पेज के अंदर हमें समझाया गया है। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को ये पता चल जाता है कि एक जो एप्लीकेंट है उसके पास कितने शेयर्स है, वेबसाइट के अंदर ही उसके पास कितना शेयर है, वो कितना सेल कर रहा है, कितना परचेस कर रहा है, ये सारी पोर्शन इस अकाउंट के थ्रू उसे पता चल जाता है और ये वेबसाइट NSDL और CSDL बताता है। हाउएवर कंपनी इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, बट उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमेशा रख सकता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन ऑफ द चैप्टर, जो कि आगे के पोर्शन में जो स्लिप है उसके बारे में डिटेल में देखा जाता है। So students, now let us see the image of the instruction slip. इंस्ट्रक्शन स्लिप जो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है उसके बारे में यहाँ ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। Let us see that in a very detailed manner. XXX लिमिटेड यानी पर्टिकुलर एक पोर्शन ऑफ द कंपनीज नेम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, उसका जो रजिस्ट्रेशन ID या उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब ये क्या है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन स्लिप है जो डिलीवरी या रिसिप्ट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे IV रिक्वेस्ट यानी जो फॉर्म भरता है उसका रिक्वेस्ट एज अंडर और उसका ईमेल ID यहाँ पे देना चाहिए और वो भी ब्रांच के इसके साथ, और क्या डेट को वो कर रहा है वो डेट यहाँ मेंशन करना चाहिए, सीरियल नंबर पर्टिकुलर इस स्लिप का। अब यहाँ पे आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट CSDL है और रदर देन दैट डिलीवरी और रेसिप्ट यहाँ पे दिखा गया है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। शेयर होल्डर का नाम और उसका बायो ID, ठीक है, उसका जो बैंक का जो ID होता है डीमेट अकाउंट का वो यहाँ मेंशन करना है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी का नेम अगर एक कंपनी का है तो उसका नेम और उसका फिगर्स में क्या है उसका वर्ड्स में, और अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना हो तो वैसे 5 कॉलम हमें दिया गया है। अलग अलग अगर स्प्लिट करके 10 हम 5 इकट्ठा करके 50 बेचना चाहे तो भी ये पॉसिबल है, तो यहाँ पे इस तरीके से फिल करना है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन का इशू, किस तरीके से हमें इंस्ट्रक्शन करना है, अगर हमें ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे ट्रांसफर लिखना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव डेट, कौन से डेट को आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो या किस डेट को आपको एग्जीक्यूशन करना है तो एग्जीक्यूशन का डेट यहाँ मेंशन करना है। ट्रांजैक्शन कैसा है, गिफ्ट है,
कि फिर इनकम के लिए किया जा रहा है अकाउंट होल्डर के पास, या ये जो ट्रांसफर है ये फैमिली मेंबर को दिया जा रहा है या किसी और को दिया जा रहा है, वो पोर्शन यहाँ पे मेंशन किया जाता है। उसके बाद अकाउंट ट्रांसफर सीएसडीएल टू सीएसडीएल, अगर सेंट्रल में से इंडिया के अंदर से इंडिया के अंदर देखा जाए तो उसको सीएसडीएल, फिर सीएसडीएल इक्वल टू एनएसडीएल, एनएसडीएल इन सेंट्रल से लेके नेशनल लेवल पे कहीं पे भी करा जाए तो एनएसडीएल, तो उसके नीचे उसके रिलेटेड कॉलम सेटलमेंट, बीओ बैंक टू बैंक है कि बैंक टू कस्टमर है कि कस्टमर टू बैंक है तो कस्टमर टू कस्टमर है, तो ये सारी पोर्शन यहाँ पे मेंशन अप करना पड़ता है। फिर एक्सचेंज का नेम ऑप्शनल है, फिर भी अगर आपको भरना चाहो तो ट्रांसफर है, क्यों एक्सचेंजर का नेम क्या है, सेटलमेंट किस तरीके से दिया गया ये आप यहाँ बता सकते हो। सेटलमेंट का नंबर, आपका ट्रांसफर का नंबर क्या था ये बताया जाएगा। और कुरियर डीपी, आपका अगर कुरियर हुआ है तो उसका डीपी और आईडी यहाँ पे लिखा जाएगा, और कुरियर का क्लाइंट आईडी क्या था ये भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ये सारी चीजें पोर्शन करने के बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम और उसका आइडियल यहाँ पे बताया जाता है। और इस तरीके से ये पोर्शन ऑफ जो है इंस्ट्रक्शन स्लिप बहुत ही डिटेल में देखा जाता है। यहाँ खत्म होता है इसका पोर्शन। सो कोई भी ब्रोकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी के भी थ्रू अगर हमें डीमेट अकाउंट के अंदर ये पोर्शन कंप्लीट करवाना हो तो हमें सबसे पहले शेयर्स को परचेज करने के बाद या परचेज के बाद आपको कंप्यूटर के थ्रू ये पोर्शन कहीं ना कहीं करना पड़ता है। ये एक सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के रूप में आपको दिखाया गया था ताकि आपको आइडिया आ जाए, क्यों, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली ये पोर्शन ज्यादा चलता जा रहा है। सो नाउ लेट अस सी द फर्दर पोर्शन ऑफ द चैप्टर। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। A person who wants to purchase shares has to pay the price of the share and the stamp duty with the brokerage. The total amount of purchase is debited from his account and purchase shares are credited into his account. Shares are increased in shareholders account. Similarly, if shareholder sells his shares, the amount of the sales after deducting brokerage, tax and other changes is deposited to his bank account and the shareholder are debited to his debit account. Shares are decreased in his account. Thus, shares are credited or debited to a person's demat account. So, अगर कोई इंसान चाहता है शेयर को परचेस करना तो उसे क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर शेयर्स का जो प्राइस होगा वो पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर कोई ब्रोकरेज होता है, कोई अगर कमीशन है तो उस कमीशन को पे करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट ऑफ परचेज जो उसने किया है उसका अमाउंट उसके अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा और जैसे ही उसने पैसे भर दिए तुरंत वो क्रेडिट जो होगा शेयर्स का वो उसके डीमेट अकाउंट में कर दिया जाएगा। सर्टनली शेयर होल्डर्स के अकाउंट में शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई सेल करना चाहता है वहां पे भी अमाउंट ऑफ शेयर उसको जितना शेयर्स का करना है उसमें से ब्रोकरेज और टैक्स सारे अदर चेंजेस और चार्जेस जो होता है उसको करने के बाद उसका जो पैसा होता है वो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाता है और शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में से शेयर कम हो जाता है। सो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट करके, जैसे हम बैंक में पैसे डालते हैं निकालते हैं उस टाइम पे कैसे डेबिट एंड क्रेडिट होता है, उसी तरीके से डीमेट अकाउंट में भी ये फॉर्म फिलअप करने के बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखा जाता है। It is important to note that when shares are purchased or sold in this way, the company has no control over it. Company has nothing to do with it. The whole procedure is done by the institution which functions as agent of NSDL and CDSL. The company can also observe its newcomer shareholders and outgoing shareholders on the web page. So यहाँ पे importantly हमने क्या देखा, पहले जो भी पोर्शन करना पड़ता था सेक्रेटरी को और कंपनी को करना पड़ता, बट अब ऐसा नहीं है। ऑनलाइन के ऊपर कंपनी कोई कंट्रोल नहीं रख सकता। परचेस एंड शेयर का उसके अंदर कंपनी कुछ नहीं कर सकता है, सेल और परचेस के अंदर तो होल प्रोसीजर कौन करता है, तो एक इंस्टीट्यूशन जो एक फंक्शन की तरह एजेंट की तरह फंक्शन कर रहा है जो कि NSDL और CSDL है, ये लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ता है। सो यहाँ कंपनी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है कि नए शेयर होल्डर आए और पुराने निकल गए। इस तरीके से वेब पेज के अंदर इन्हें ऑब्जर्वेशन करने का चांस मिलता है, बट कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर और कोई पोर्शन ऑफ वी कैन से दैट और कोई पोर्शन ऑफ कोई भी कंट्रोल यहाँ पे वो कर नहीं पाता है। यहाँ पे खत्म होता है डीमेट अकाउंट का जो है प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसफर, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिलअप करना है, फिर NSDL एंड CSDL ये सारा पोर्शन हैंडल अप कर लेता है। नेक्स्ट इट इज ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफर। सो एक सेक्रेटरी का ड्यूटी क्या होता है, डीमेट अकाउंट में सारी चीजें वो देखते हैं, बट सेक्रेटरी का क्या पोर्शन होता है और उसको क्या करना पड़ता है उसके बारे में अब डिटेल में दिया गया है। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। ट्रांसफर ऑफ अ शेयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. The secretary has to perform its duty properly.
he has to look after the transfer of physical share. There should be no litigations in future, nor should the provision of the Company Act 2013 be ignored. If such provisions are ignored, then secretary and other responsible persons found guilty and can be punished. शेयर ट्रांसफर जो किया जाता है तो वहां पे एक इंसान का ओनरशिप भी ट्रांसफर होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई चीज है वो मेरा हक का है, उसकी ओनरशिप मेरी है, अगर मैं किसी और को बेच रही हूँ यानी उसका हक भी किसी और के पास चला जाता है, तो वहां पे ओनरशिप भी ट्रांसफर होता है. इसीलिए एक सेक्रेटरी को अपना ड्यूटी बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरीके से करना इंपॉर्टेंट माना जाता है. जब भी वो फिजिकल शेयर का ट्रांसफर करता है तो उस टाइम पे कोई भी लिटिगेशन यानी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो, उसके ऊपर कोई एलिजिबिलिटी ना हो उस चीज का, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. इसीलिए उसे कंपनी एक्ट 2030 के अंदर जो प्रोविजंस देखा गया उसके बारे में बहुत डिटेल में देखना पड़ता है और उसको इग्नोर किए बिना फॉलो करना पड़ता है. अगर कोई प्रोविजन ऐसा इग्नोर किया गया है और सेक्रेटरी का कोई गलती माना जाएगा तो सेक्रेटरी और उसके साथ साथ जिन लोगों ने उस प्रोसीजर में हैंडल अप किया उन सारे लोगों को गिल्टी माना जाएगा और उसकी सजा भी उनको दी जाएगी. सो इम्पोर्टेंटली उन्हें कहीं ना कहीं ये सारी पोर्शन के ऊपर बहुत ही डिटेल में काम करना होता है. तो क्या क्या ड्यूटीज है, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. नंबर 1, टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसफर फॉर्म. Secretary has to verify share instrument carefully. He has to verify the number of shares, types of shares, signature of shareholder and other essential detail as per provision. So सबसे पहले एक सेक्रेटरी को शेयर इंस्ट्रूमेंट को केयरफुली वेरीफाई करना पड़ता है. व्हाट इज शेयर इंस्ट्रूमेंट? शेयर ट्रांसफर करने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसे शेयर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है. तो उस इंस्ट्रूमेंट को उसको बहुत ही क्लियरली वेरीफाई करना पड़ता है. कितने नंबर्स के शेयर्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड किस टाइप के शेयर्स देखे गए, उसके अंदर सिग्नेचर शेयर होल्डर का है कि नहीं, स्पेसिमेन सिग्नेचर के साथ मैच करके देखना पड़ता है. फिर दूसरा जो एसेंशियल डिटेल उसके अंदर होना चाहिए वो सारी चीजें प्रोविजन के हिसाब से लीगली है कि नहीं, ये पोर्शन उसे चेक करना पड़ता है. नेक्स्ट इट इज स्टैम्प एंड फीस. Secretary has to verify market value of the share mentioned in share transfer form. He has also verified whether the stamp duty affixed by the shareholders is according to the value of the share. So कहीं ना कहीं सेक्रेटरी को ये वेरीफाई करना पड़ता है कि मार्केट वैल्यू जो है शेयर का उस तरीके से वो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मार्केट वैल्यू जो पोर्शन देखा जाता है उस वैल्यू के हिसाब से जो शेयर ड्यूटी होता है यानी कि जो टैक्स उसे पे करना पड़ता है वो टैक्स उसने उसके साथ पे किया है कि नहीं किया है, ये पोर्शन उसे ध्यान देना पड़ता है. रेदर देन दैट उसके अगर वैल्यूज जो डिसाइड किए गए उस वैल्यूज को अगर उसने पे नहीं किया है तो वहां पे उसको रोक देना एक सेक्रेटरी का काम माना जाता है. सिग्नेचर ऑफ विटनेस. सिग्नेचर ऑफ विटनेस इज एसेंशियल. सेक्रेटरी हैज टू सी एंड एंश्योर द सिग्नेचर ऑफ विटनेस. सो विटनेस यानी हमने बोला साक्षी एक इंसान का होना चाहिए जब शेयर ट्रांसफर किया का एक फॉर्म फिलअप किया जाता है तो उसमें विटनेस का सिग्नेचर है कि नहीं, सेक्रेटरी को इसको एंश्योर करना पड़ता है. और वो विटनेस का ही सिग्नेचर है कि फोर्जरी है, ये सारी चीजों के बारे में उसको डिटेयली उसका नॉलेज होना चाहिए. फोर्थ वन इज रिसिप्ट ऑफ द शेयर ट्रांसफर. आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म इंस्ट्रूमेंट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस अ रिसिप्ट शैल बी फास्ट इश्यूड प्रोवाइडेड ऑल डिटेल्स आर सेटिस्फैक्ट्री. जैसे ही उसने शेयर ट्रांसफर का इंस्ट्रूमेंट या फॉर्म रिसीव किया तुरंत ही कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में से एक रिसिप्ट उसको इशू करना पड़ता है कि उसको जितने डिटेल्स दिए चाहिए थे वो सारे प्रोवाइड किए गए और वो सेटिस्फैक्ट्री है, इस तरीके का एक रिसिप्ट उसको देना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन. सो नाउ लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. सो स्टूडेंट्स आई होप दैट you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen about the procedure of the dematerialization share transfer. After that we have seen about the few duties of the company secretary while doing the share transfer. So let us have a short summarization of the topic that we have seen today. First of all, discussing about the process of the dematerialization form. फिजिकली इट इज नॉट अवेलेबल. डीमटेरियलाइजेशन का मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर करना. सो कंपनी एक्ट 2013 के न्यू प्रोविजन के हिसाब से और एसईबीआई के न्यू प्रोविजन के हिसाब से हमें अगर फिजिकल शेयर्स रखने की आजकल हक मिल गया है राइट से, बट हमें अगर उसे सेल करना है या परचेज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और आपके सारे फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा. उसके बाद ही आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो. सो ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्टली कंपनी को उसको इंक्लूड अप नहीं होना पड़ता है. तो कौन करता है, तो हमारी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट. हम जब भी डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं हमारे दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट देखा जाता है, सेंट्रल
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसे हम CSGL कहते हैं, नेशनल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लिमिटेड, यानी कि NSGL बोला जाता है। सो ये दोनों पार्टिसिपेंट्स हमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जो हमें डीमैट अकाउंट ओपन करने में हेल्प आउट करता है। हेल्प करने के बाद हमें जो अकाउंट ओपन करने का चांस मिलता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, उसके अंदर हमें जो फिजिकल शेयर्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें दिया जाता है। यहाँ पे कंपनी वेब पेज के थ्रू डायरेक्टली देख सकता है कि आपके पास कितना शेयर्स है और क्या है क्या नहीं, बट उसके अंदर वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आपको उसको ट्रांसफर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन स्लिप फिल करके आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देना पड़ेगा और फिर आपका प्रोसीजर आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब स्लिप क्या है, स्लिप पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से इशू किया जाता है। उसके अंदर आपका नाम, खरीदने वाले का नाम, पेमेंट कैसे होने वाली है, कितने शेयर्स है, किस टाइप के हैं, आपका पर्टिकुलर जो रिसिप्ट है, स्लिप है, उसका एक इंडेक्स नंबर, ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखा। उसके अंदर सारी डिटेल फिलअप करके ऑनलाइन आपको इसको सबमिट करवाना पड़ता है। वंस द ऑनलाइन इट इज सबमिटेड, जैसे आपका वेरिफिकेशन होगा तुरंत ही NSGL या CSGL जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो कंपनी के बिहाफ में और आपके बिहाफ में ये चेंजेस कर देगा। यहाँ पे कंपनी कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं कर सकता, कंपनी इसके अंदर कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकता। पूरा का पूरा एक्टिविटी जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है। नए जो शेयर होल्डर्स आ रहे हैं और पुराने जो जा रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज कंपनी रख सकता है वेब पेज के थ्रू, बट उस पर कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ये डीमेट अकाउंट का एक खासियत माना जाता है। अब ये कैसे वर्कआउट करता है, जैसे आपने बैंक में कभी पैसे डिपॉजिट किया हो या चेक डाला हो, व्हाट हैपेंस, आप जब स्लिप भर के चेक डालते हो तो क्या होता है, स्लिप भर के आप जब चेक अटैच करके डालते हो तो जिसने दिया है उसके पैसे कम होके आपको मिल जाता है, फिर आपके पैसे बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको सबसे पहले पेमेंट देना पड़ेगा। पैसे देने के बाद जो है आपका पैसे यहाँ से बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा और शेयर आपके यहाँ इंक्रीज होगा। अब अगर बेचने वाले हो तो आपको पैसे लेना पड़ता है, बट उसके अंदर ब्रोकरेज, अदर चार्जेस सारे कट होने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। वो पैसे मिलने के बाद आपके शेयर्स कम होके उस अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं प्रोसीजर ऑफ द शेयर ट्रांसफर डीमेट अकाउंट में माना जाता है। नेक्स्ट हमने देखा ये जो ट्रांसफर देखा जाता है एक शेयर का दूसरे शेयर के पास फिजिकली या डीमेट, कहीं ना कहीं उसमें एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल कौन करता है, तो सिग्निफिकेंट रोल कहीं ना कहीं एक कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। तो उनका क्या उसमें ड्यूटीज होता है, क्यों, क्योंकि अगर कंपनी प्रोविजंस के हिसाब से प्रोसीजर्स और प्रोविजंस के हिसाब से ये ट्रांसफर नहीं हुआ, उसमें कोई मिस्टेक हुआ, लीगल इश्यूज निकले, लेजिगेशंस निकले, तो उसका फेसअप किसको करना पड़ेगा, तो उसका फेसअप कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को ही करना पड़ेगा। इसीलिए उसके पर्टिकुलर ड्यूटीज होते हैं और उस ड्यूटीज को उसे कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। तो व्हाट आर द ड्यूटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वेरीफाई करना पड़ता है। उसके पास जो सबसे पहले शेयर ट्रांसफर का इंस्ट्रूमेंट आया है, यानी शेयर ट्रांसफर का जो फॉर्म आया है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, करेक्ट है कि गलत है। उसमें जो भी डिटेल्स है, सिग्नेचर ऑफ द होल्डर, उसका शेयर का टाइप कितना है, किस नंबर का, मार्केट वैल्यू क्या है, और वो सारी चीजें उसको सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। वो वेरीफाई करने के बाद सेकेंड पोर्शन, उसे विटनेस की सिग्नेचर कहीं ना कहीं वेरीफाई करना पड़ता है कि वेदर विटनेस का सिग्नेचर सही तरीके से है कि नहीं। थर्ड, प्रोविजंस जो है कंपनी लॉ के हिसाब से उस तरीके से प्रोविजंस के हिसाब से वो फॉर्म डली फिलअप किया गया है कि नहीं, ये सारी पोर्शन उसको देखना पड़ेगा। फोर्थ, उसको एक रिसिप्ट देना पड़ेगा। उसको सेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्स का सपोर्टेशन मिलने के बाद इंस्ट्रूमेंट उसने कलेक्ट कर लिया, अब उसको एक रिसिप्ट देना पड़ेगा कंपनी के बिहाफ में कि इसने मुझे इस पोर्शन का डॉक्यूमेंट सबमिट किया और मैं उस पोर्शन से सेटिस्फाइड हूं, अब इसके ऊपर मैं आगे वो काम कर पाए, इसीलिए उसको उसका एक रिसिप्ट उसको देना पड़ता है। सो यहां तक का टॉपिक आज हमने डिटेल में देखा। I hope you all have understood the today's topic in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.